मेरा नाम हिना है। मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे वालिद फोत हो गए थे। उन्हें कैंसर की तकलीफ हुई थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। मेन बाजार में मेरे वालिद की 2 दुकानें थीं, जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर बदकिस्मती से जब मैं 17 साल की हुई, मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप के बाद पता चला कि मेरी माँ को भी ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर का कहना था कि ये बीमारी मेरे वालिद की वजह से इनमें मुंतकिल हुई है। अगर ये 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती तो वक्त पर इनका इलाज करके इन्हें बचाया जा सकता था, मगर अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। डॉक्टर ने ये भी बता दिया था कि अब ये चंद ही दिन जिंदा रह पाएंगी। और फिर वही हुआ था। एक दिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लें ताकि वो आपकी वालदा से आखिरी मुलाकात कर लें। मेरे एक मामू थे जिनकी शादी हो चुकी थी, बस मेरी अम्मी की उन्हीं से बनती थी। उस वक्त वो भी अस्पताल में मौजूद थे। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे मामू के हवाले कर दिया और उन्हें कहा कि अफजल, अब तुम ही मेरी बेटी के वारिस हो। मेरी बेटी हिना जवान हो चुकी है, तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देना। और मेरे मामू ने रोते हुए उन्हें तसल्ली दी थी। उसी रोज रात के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मैं मामू के साथ उनके घर आ गई। मेरे मामू ने ही अम्मी की तदफीन वगैरह की। मेरे मामू के 2 बच्चे थे और मेरी मामी भी अभी जवान थी। मामू ने अपनी बीवी से कहा कि अब हिना हमारे साथ रहेगी, मगर मेरी मामी इस बात पर राजी नहीं हुई थी। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। मेरे मामू ने कहा था कि अब मैं इसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकता। उन्होंने ये कहकर तसल्ली दी कि तुम हिना से सारे घर के काम करवाया करना, ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। फिर मुझे मामू ने ये भी कहा कि बेटा, इस घर में इतने काम नहीं हैं। मैंने वो बात तुम्हारी मामी से इसलिए कही ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दे और मजीद कोई झगड़े ना हो। मैंने कहा कि मामू, मैं इस घर में रहूंगी तो फिर पूरा दिन क्या करूंगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूंगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मैं उस घर में रहने लगी थी, लेकिन मेरी मामी मुझसे घर के सारे काम करवाती और मुझे ताने भी दिया करती थी और गुस्सा भी मुझ पर ही निकाला करती थी। हर वक्त यही कहती कि ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है। आजकल तो ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को अपने पीछे लगाया होता है। मैं उनकी बात का कोई जवाब ना देती। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा जवान लड़के खड़े हुआ करते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता। उनको वहां से हटाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन वो वहां से हटते नहीं थे। असल वजह ये थी कि उस चौक में खाने पीने की दुकानें भी थीं, इसलिए यहाँ हमेशा रश लगा रहता था। और मसला ये था कि हमारा घर उसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियां उस चौक की तरफ ही खुला करती थीं। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोला करते थे क्योंकि सामने कोई न कोई खड़ा होता था। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामू ये सब काम किया करते थे, लेकिन शायद उनकी तबीयत खराब थी, वो सो रहे थे। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और मैंने जाकर दूध ले लिया। दूध वाले ने मुझे कहा कि आप कौन हैं, आपको पहले नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ। वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी। मैंने कहा कि जी। तब उसने कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैंने इस बात का रद्द अमल नहीं दिया था कि मेरी मामी वहां पर आ गई। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था कि तू बड़ी चालबाज लड़की है। मैं भागकर अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद मामी ने ये बात मेरे मामू को बता दी। कहा कि आपकी चहेती सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के साथ बातें कर रही थी और वो खड़ा हुआ उसकी तारीफें कर रहा था। मैंने कहा कि मामू, ऐसी कोई बात नहीं है, मामी को गलत फहमी हुई है। मेरी मामी का कहना था कि बकवास ना करो, मैं सब जानती हूँ। मेरे मामू सर पकड़कर बैठ गए। उनको समझ नहीं आती थी कि वो क्या करें। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा कि आइंदा इस तरह से कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि इस सब में मेरी क्या गलती थी। क्या खूबसूरत होना मेरी गलती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। अब तो मामू भी मुझे हर बात पर डांट दिया करते थे। शायद वो मामी को खुश करने के लिए ऐसा किया करते थे,
लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेरी मामी की नफरत खत्म नहीं हो रही थी। वो बार बार यही कहा करती थी कि ये बदकिरदार लड़की है, इसको घर से निकाल दो, इसने लोगों के साथ राब्ते रखे हुए हैं। मेरी मामी तो मेरी दुश्मन हो गई थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी। उस मोहल्ले की किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े खानदान की लड़की थी। इसलिए ये केस पुलिस में चला गया था और अब मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर तफ्तीश चल रही थी कि उस लड़की के साथ किसने बुरा किया है। और मुझे ये बात मेरी मामी की जुबानी ही पता चली थी। लड़की वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटियों की तरह हैं, और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए उस मुजरिम को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही वो मुजरिम भी पकड़ा गया था। वो लड़का उनका ही कोई रिश्तेदार था जो उसी मोहल्ले में रहता था। एक दिन मेरी मामी ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी, क्योंकि आज मेरे हाथ से गिलास टूट गया था। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को नाजुक समझती है, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है ना, मैं तुझे इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। वो मुझे मुसलसल डांट रही थी। मैंने उनको कह दिया कि अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं तो फिर निकलवा दें, अपने शोहर के आगे तो आपकी चलती नहीं है, बस मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मेरा कहीं और इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बड़ी है, आपकी बिला वजह की नफरत से तो मेरी जान छूट जाएगी। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है, पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ। मैं तो आज इस तरह बो रही थी कि जैसे मेरे अंदर से सब्र खत्म हो गया था। मैं अपनी मामी को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती थी, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेरी जुबान दराजी समझा। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को उन्होंने मामू से मेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि शायद मामी के दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। वो ये सोचने लगी हैं कि मुझे बिला वजह नफरत करके मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। मैं तो यही चाहती थी कि वो बेशक मुझे अच्छा ना समझें, लेकिन कम से कम मुझे बातें तो ना सुनाया करें। मैंने ये भी सोचा कि मैं मामू से कहूंगी वो मेरी शादी कर दें ताकि मैं उनके घर से चली जाऊं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अपनी शादी की बात खुद करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम पड़े थे। मामू भी आज के दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने मामी को बता दिया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और अभी रात का खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, रात का खाना मैं बना लूंगी, वैसे भी तुम्हारे मामू ने घर आना नहीं, इतना काम नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। ये पहली दफा था कि जब मामी ने मेरा एहसास किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई। ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। मैं सुबह उठी और अपने कामों में लग गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी भी हो रही थी। मामू भी मुझे हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हिना को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसकी तबीयत खराब है। मेरी मामी मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और वहां जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके बाद जो हुआ वो मुझे फना कर देने के लिए काफी था। पूरे रास्ते में खामोश रही। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मेरे मामू ने पूछा कि क्या हुआ है हिना को। मेरी मामी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी ये लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर ने ये बात बताई थी, मैं तो तब से हैरान थी कि ये कैसे हो सकता था। मेरा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो भी हैरान रह गए। अब मैं उन लोगों को क्या सफाई देती जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं किसी बुत की तरह खड़ी थी। मामू ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि ये क्या किया है तुमने। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया मामू। मामू ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मामी ने भी उनका साथ दिया था। मुझे बहुत से ताने दिए गए, मेरे खून को गंदा कहा गया, ना जाने क्या कुछ मैं सुनती रही और ये दिन भी गुजर गया। अगले दिन मामी ने मामू से पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी मामी का कहना था
کہ کسی اور کا گناہ میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ اس نے محلے میں کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہوگا، اس انسان کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ اب وہی اس کی ذمہ داری لے گا۔ کل کو یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ جلدی سے اس انسان کو تلاش کرو۔ میرے ماموں کا کہنا تھا کہ تم تو بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، جس لڑکے نے بھی یہ حرکت کی ہے اب وہ آسانی سے کہاں ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ہینا بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تب میری مامی نے کہا کہ تم یہ سارا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں چند ہی دنوں میں اس گھٹیا انسان کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ میرے ماموں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں بولنے کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، اس لڑکی نے تو مجھے بدنام کر دیا ہے۔ میری مامی انہی لوگوں کے گھر چلی گئی جن کی بیٹی کے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، انہوں نے مجرم کو پکڑ لیا تھا۔ میری مامی نے ان کے آگے یہ سارا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، جیسے آپ لوگوں نے پولیس کی مدد کے ساتھ اپنی بیٹی کے مجرم کو پکڑا تھا، خدا کے لیے ہماری مدد بھی کر دیں تاکہ میں ہنا کو اس کے ساتھ ہی رخصت کر دوں۔ وہ لوگ بھی ایسے معاملات کو سمجھا کرتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح انتظام کروا دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کی مجبوری ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب مامی نے ماموں کو بتایا کہ وہ لوگ ہماری مدد کریں گے تب انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ بات سارے محلے کو پتہ چل جائے گی، تم نے کیا کیا؟ مامی نے کہا کہ بے شک پتہ چل جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ویسے بھی پورے محلے کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی نہیں ہے، اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت خراب کی ہے۔ میری حالت بہت بری تھی، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا تھا۔ سارے محلے کے آوارہ لڑکوں کو ایک بار پھر پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرا تماشا پورے محلے میں بن رہا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جس رات میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس رات تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں ہر طرح سے سوچ رہی تھی، بار بار سوچ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں ماں کیسے بن سکتی تھی؟ سب یہی کہہ رہے تھے یہ لڑکی بد کردار ہے، گناہ کر کے اب اپنے مجرم کا نام نہیں بتا رہی۔ میری مامی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا میں نے کس لڑکے کے ساتھ مکالمہ کیا ہے اور اسے کچھ نہیں کہیں گی بلکہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر کے مجھے رخصت کر دیں گی۔ میں نے مامی کو آخری دفعہ کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میری مامی نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد تجھے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کچھ لڑکوں کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گئے تھے اور میرا مجرم بھی پکڑا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس محلے میں بیٹھا ایک فقیر تھا اور اس کے ساتھ میرا ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ اس نے کیا تھا۔ میرے ماموں نے کہا کہ میں اس پر پولیس کیس کرواؤں گا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ لیکن میری مامی نے کہا کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم ہنا کا نکاح اس فقیر سے کر دو اور ان دونوں کو چلتا کرو۔ میرے ماموں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروں گا، لیکن تم نے خود ہی اپنی زندگی برباد کر دی۔ میں بہت چیخی، بہت چلائی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میرے ماموں نے تو عین وقت پر میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہ گھر سے نکل گئے اور میری مامی نے بھی مجھے اس فقیر کے ساتھ ایسے رخصت کر دیا جیسے کسی فقیر کو خیرات دی جاتی ہے۔ پہلے اس فقیر نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری خوبصورتی دیکھنے کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میرا نکاح اس فقیر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میری مامی نے اسے کہا اب تم اسے لے جا کر سڑک پر بیٹھا کرو یا کسی جھوپڑی میں چلے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارے پاس اس کو واپس لے کر نہیں آنا، ہم اس کے لیے مر گئے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے جاتے ہوئے مامی کو صرف اتنا کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری مامی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیر میں اس فقیر کے ساتھ چل پڑی، لیکن جب وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا گھر تو کافی بڑا اور صاف ستھرا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایسی حرکت کی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی داڑھی اتارنا شروع کر دی، اپنا حلیہ بدلنا شروع کر دیا۔ جب میں نے حیران ہو کر دیکھا وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ ایک عام انسان تھا جس کی عمر شاید 20 یا 25 سال ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ میرا ایک محکمے سے تعلق ہے،
कि मुझे जासूसी करने के लिए ये हुलिया बनाकर इसी तरह की नौकरी करना पड़ती है। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के नशा आवर अद्वियात बेचते हैं और मैं उनकी मुखबरी के लिए वहाँ फकीर बन के जाता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर तुम्हें देखने के बाद मैं तुम पर दिल हार बैठा था और सबके कहने पर मैंने तुमसे निकाह कर लिया। अब तुम मेरी बीवी हो, पर मैं पता कर लूंगा कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ ये क्या किया है। तुम परेशान मत हो। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। मेरे शोहर ने जल्द ही ये मामला हल कर लिया और पता चला कि मैं हामला नहीं हूँ, बल्कि मेरी मामी ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बोला था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बोला था और मुझे बीमार करने की दवाइयाँ भी खिलाई गई थी। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो वहाँ भी रिश्वत देकर ये सब कुछ करवाया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी मामी के साथ मिली हुई थी और मेरी मामी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उन्होंने ये सब कुछ करवाने में मदद की थी। मैं हैरान रह गई कि कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी मामी ने इतना कुछ किया था। उस आदमी का नाम नोमान था। उसने कहा कि अब तुम्हारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, लेकिन हम इस मोहल्ले वालों को असल बात जरूर बताएंगे, लेकिन मैं अपनी शनाख्त कभी जाहिर नहीं करूंगा, नहीं तो इस तरह मेरा काम खराब हो जाएगा। मेरी नौकरी का मसला है। मैंने उसकी हर बात को समझा और उसने मेरी हमारे बीच फिलहाल कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे और हम एक दूसरे को इज्जत देने लगे थे। हमने अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। अब वो 4 से 5 साल के हो गए हैं। फिर एक दिन मेरे शोहर ने मुझे बताया कि तुम्हारे मामू इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी मामी का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर तुम कहती हो तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। मैंने अपने शोहर को कह दिया कि आइंदा उसका नाम भी मत लेना। आप किसी से नफरत करें, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें और उसकी कोई वजह भी ना हो तो ऐसे इंसान के लिए नेकी करने का दिल भी नहीं करता। मगर मेरा शोहर कहता है कि तुम्हारी मामी के 2 बच्चे हैं और तुम्हारी मामी बहुत बीमार है। तुम्हारी जिंदगी तो बन गई है। तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, इसलिए अपनी मामी को माफ कर दो और उसके पास जाकर उसकी मदद करो। मगर मैं उसकी बात नहीं मान रही। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मामी को माफ कर दूं या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।